तो आज पढ़ेंगे रेडिएशन, है ना। ये था हमारा बल्ब और जो मैटर में टॉपिक हीट पढ़ रहे थे। हीट में बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया। उसमें एक चैप्टर था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसमें था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन तब कर लिए थे। स्कूल एग्जाम्स में रेडिएशन से इस बार नहीं आने वाला था, वैसे कभी भी जनरली स्कूल एग्जाम में नहीं आता है रेडिएशन से क्वेश्चन, इसलिए वो हम लोग उस समय किए नहीं थे, अब करेंगे, ठीक है। तो दिस इज रेडिएशन, दिस इज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। साल भर आप लोग पढ़ लिए, स्कूल एग्जाम खत्म हो गया और स्कूल एग्जाम के बाद भी हम लोग पढ़ रहे थे। एक चीज आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चन मतलब टॉपिक समझना और क्वेश्चन गेस कर लेना कि ये मेंस नीट में आने वाला है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी चैप्टर का नाम नहीं है, वो भी हीट के अंदर आता है। हीट भी कोई चैप्टर का नाम नहीं है, वो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत में आता है। तो आप ऐसा गेस कर ले कि ये पढ़ के चले जाएंगे और इससे हमारा मेंस एडवांस नीट निकल जाएगा, इतना आसान होता तो हर किसी का निकल जाता। नहीं, टॉपिक थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन, ठीक है। तो रेडिएशन, ये वर्ड सुने होंगे जरूर, ये वर्ड जो है वो पहले से ही सुनते ही चले आ रहे हो। क्या जानते हो रेडिएशन के बारे में? सन का हीट रेडिएशन के थ्रू आता है। सन का हीट रेडिएशन के थ्रू हमारे तक आता है, ये है रेडिएशन के बारे में कुछ बातचीत है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हम लोग पढ़े थे सॉलिड में, एक हिस्सा गर्म करोगे फिर वो गर्म अगला वाले को गर्म करेगा, फिर वो अगले वाले को गर्म करेगा। रेडिएशन में क्या होगा? रेडिएशन में ये एक खास तरह का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें कि एक बॉडी पहले गर्म होगा और गर्म होगा, उसको और गर्म दोगे तो और गर्म होगा। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा? वो अपना हीट जो है, जैसे वो एक खास टेम्परेचर पर आने के बाद अपना जो हीट है वो अगल बगल क्या करने लगेगा? एमिट करने लगेगा। इसी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह तक, बीच वाले मीडियम को इंटरवेन, जो विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, बीच का जो मीडियम है उसको इंटरवेन नहीं करना है, सीधा हीट ट्रांसफर करना है विदाउट इंटरवेनिंग, बीच वाले मीडियम को डिस्टर्ब किए बगैर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। रेडिएशन वर्ड आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, रेडिएशन वर्ड हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, और रेडिएशन वर्ड हमें दिखता भी है। सन से जो हीट ट्रांसफर तुम्हारे तक हो रहा है वो कोई सॉलिड के थ्रू हो रहा है क्या? हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे और मेरे, एक्चुअली में तुम्हारे और मेरे से मतलब नहीं है। सन अगर इधर है और ये अर्थ है ना, ये अगर अर्थ है तो यहाँ से यहाँ तक सन का हीट क्या हो जा रहा है? यहाँ से यहाँ जो सन अपना हीट को क्या कर रहा है? ये जो है यही जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, दिस इज आवर रेडिएशन, ठीक है। इसको अगर छोटे लेवल पर देखो, छोटे लेवल पर सन का हीट ट्रांसफर तो ठीक है, छोटे लेवल पर देखो, अभी ठंडा का मौसम आपका खत्म हुआ है, हीटर गीजर यूज होता था घर में, गीजर तो दिखता नहीं है, गीजर के अंदर का रड वगैरह, हीटर वगैरह जो ब्लोअर वगैरह है, जो ब्लोअर में तो खैर हीट ब्लो कर दिए वो अलग बात है। हीटर का जो गर्मी है जो हम लोग महसूस करते हैं, क्या था? रड गर्म हुआ, वो रेडिएशन नहीं है, बट वो गर्म हो गया एक डेफिनेट टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या होता है? आपका जो पूरा रूम है वो गर्म होने लगता है। वो जो हीटर है वो क्या कर रहा है उस केस में? वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो हीट को रेडिएट कर रहा है। वहीं पर वर्ड है हीट का, रेडिएशन। दिस इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस इज रेडिएशन, ठीक है। क्लियर कट बात। और छोटे लेवल पर देखें, मतलब यही सबसे बढ़िया लेवल है तो समझाने के लिए। वैसे बल्ब वगैरह जो फिलामेंट वाला बल्ब है, ये एलईडी वगैरह तो ज्यादा गर्म होता नहीं है, बट जो बल्ब वगैरह है आपका फिलामेंट वाला वो भी गर्म होता है। वैसे बल्ब के गर्मी का तो हम लोग यूज नहीं करते, फिजिक्स में 10th क्लास में हम लोग पढ़े, बल्ब का तो लाइट का जरूरत है, बट वो भी गर्म हो जाता है और अपने अगल बगल जो है वो भी हीट को क्या करता है? इमिट, रेडिएट ही करता है। इस तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। ये कंडक्शन से अलग है, कन्वेक्शन से अलग है। कंडक्शन में आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा पढ़े थे, वो सब टॉपिक था। कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, और रेडिएशन में भी पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बीच में और भी बहुत सारा लॉ है, वो सब नॉट फॉर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। बाकी जो जो पढ़ना है अभी आपको मैं पढ़ाता हूँ, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले कुछ बातें लिखे रेडिएशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without heating the intervening medium is called radiation.
फॉर एग्जाम्पल हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू रेडिएशन। ठीक है, इसके आगे मतलब अब एक्चुअली में जो लोग अच्छे साइंस के स्टूडेंट हैं, ये काफी पेचीदा टॉपिक है, वो आपके बुक के स्कोप से ऊपर का टॉपिक हो जाता है रेडिएशन वगैरह, है ना। तो इसको आपको बुक किस लैंग्वेज में समझना है, जो थोड़ा थोड़ा करके आपके सिलेबस में उसको समझना है, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। पूरा रेडिएशन जो है वो समझ जाना ऐसे 11th क्लास के एक क्लास में बस की बात नहीं है। तो जो आपका बुक इस नॉलेज में है, बुक के स्कोप में जितना पढ़ाना है उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आपको लिखना है और समझना भी है कि हर बॉडी एमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ वेव। एवरी बॉडी एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ वेव। हर बॉडी जो है वो एनर्जी को वेव के फॉर्म में एमिट करता है। रेडिएशन सबके ही बॉडी में होता है, तुम्हारे में भी है, अभी मेरे में भी है। दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या जो अगल बगल वेव एमिट करे? नजर नहीं आ रहा। क्यों? यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो वेव्स है वो किस फॉर्म में निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और ये क्यों ऐसा होता है? हम लोग क्यों कर रहे हैं एनर्जी वेव अपने में से रेडिएट? ड्यू टू हमारा टेम्परेचर। हर बॉडी किसी ना किसी टेम्परेचर पर है और उस टेम्परेचर पर किसी ना किसी फॉर्म पे उसको एनर्जी जो है वो एमिट करना ही है रेडिएशंस के फॉर्म में। और रेडिएशंस वेव्स के फॉर्म में निकलते हैं। ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। केमिस्ट्री में अभी फिलहाल आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं। अभी आप लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में थोड़ा पढ़े। बाकी 12th फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब मैं पढ़ाऊंगा या फिर वीडियोस बनाए हुआ उसमें जाकर के देख सकते हो। बट बाकी अभी थोड़ा सा ऊपर से ही पढ़ना पड़ेगा। ये जो रेडिएशंस होते हैं, थर्मल रेडिएशंस, वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, विजिबल रेंज में नहीं है। विजिबल रेंज में नहीं है तो आंख से दिखेगा नहीं, है ना। इंफ्रारेड रेडिएशंस को पकड़ने के लिए इंफ्रारेड चश्मे या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म होता है जिससे कि आप इंफ्रारेड चीजों के रेडिएशन को महसूस कर सकें, उसमें से देखोगे तब जो है वो आपको वो रेडिएशंस दिख जाएगा। तुम्हारा मेरे से जो वेव निकल रहा है वो भी दिखता है। और ये आप लोग नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, डिस्कवरी चैनल वगैरह अगर देखते होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा रात के समय का जो जानवर लोगों का जो लोकेशन है वो तो जैसे जितना भी नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी में आप लोग देखते होंगे एनिमल प्लैनेट वगैरह में, रात में तो जंगली जो जानवर वगैरह है उसके बीच में जाकर के फोटोग्राफर फोटो वीडियो लेने का रिस्क उठा ही नहीं सकता, दिक्कत है, इम्पॉसिबल है। तो देखे होगे टीवी वगैरह अगर देखते हो तो उसमें कैमरा जो ऑन किया हुआ रहता है, या फिर उल्टा, दिक्कत तो छोड़ो, आदमी को किसी से दिक्कत नहीं है, आदमी का ब्रेन तो सबसे ऊपर है, आदमी को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में वीडियोग्राफी करोगे कैसे जानवर का? जैसा लाइट जला के करोगे, लाइट जलाओगे तो उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाएगा, वो शिकार पे जा ही नहीं पाएगा, मुंह पर लाइट लगते रहेगा। तो टीवी अगर देखते होगे तो मालूम होगा, नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट पर रेगुलर दिखाता है रात में जो साइंटिस्ट या फिर जो वीडियोग्राफर है वो कैमरा ऑन करता है, बट उसका सिर्फ इंफ्रारेड विजन को ऑन करके रखता है। तो जो उसका वीडियो देखता है उसमें जानवर पूरा नहीं दिखेगा, बट इंफ्रारेड रेडिएशंस बिल्कुल नजर आता है कि ये लॉयन का है, ये टाइगर का है। वो रेडिएशंस कैसे नजर आ रहा है? क्योंकि हर बॉडी जो है वो अपने में से खास टेम्परेचर पर, जिस भी टेम्परेचर पर मेंटेन हो, एनर्जी हम लोग रेडिएट करते ही हैं। आंख से नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रीजन में है, विजिबल रेंज में होता तो दिख जाता। यही बल्ब जो कर रहा है और सन से जो आ रहा है वो विजिबल रेंज में है, उसका बहुत सारा लाइट का वेवलेंथ, तो तुम आंख से भी देख पा रहे हो, है ना। इन सब चीजों को ख्याल रखना। बाकी थोड़ी थोड़ी लिखेंगे इसमें। व्हेनेवर अ बॉडी एमिट्स थर्मल रेडिएशन, तो वो क्या करेगा? वो अपने में से हीट लूज कर देगा। ईएम वेव चैप्टर का नाम नहीं है, जब यही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ाऊंगा 12th में तो कुछ और बातें बताऊंगा। अभी तो बस हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इफ बॉडी गेन्स हीट, और यू कैन से अगर वो थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हीट को क्या कर जाएगा? वो गेन कर जाएगा। तो ये सब बातें थोड़ा रेडिएशन के बारे में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। फॉर एग्जांपल हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ थ्रू रेडिएशन। एवरीबॉडी एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, सबको ही करना है। जो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। बाकी ईएम वेव के बारे में अभी चर्चा नहीं हो रहा, ईएम वेव अलग चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल दिस वेव्स आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन और हीट रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन हो ही रहा है टेम्परेचर के वजह से। एक खास टेम्परेचर पर हर बॉडी को अपने में से वेव्स एमिट करना ही है, ठीक है। Whenever a body emits thermal radiation, it loses heat. On the other hand, if the body gains heat, whenever it absorbs thermal radiation, दिखता नहीं है because thermal radiation generally lies in the infrared region of electromagnetic spectrum. Therefore, these radiations are also known as infrared radiations, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक कुछ बातें लिख करके रखो।
तो थर्मल रेडिएशन का प्रॉपर्टी कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टी। बट एक्चुअल बात है कि हमें तो ये वेव भी अभी पढ़ा है नहीं गया, थोड़ा 11th केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े जरूर है, और 9th साउंड चैप्टर में भी कुछ पढ़े हैं। बाकी थर्मल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते ही वैसे रेडिएशंस को हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, दैट इज दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। कैसा भी रेडिएशन जो है, खासकर वी आर टॉकिंग अबाउट कैसा भी रेडिएशन नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल रेडिएशंस, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। चैप्टर आपका रेडिएशन है नहीं, चैप्टर आपका हीट है, तो मेरे को सिर्फ हीट वाले रेडिएशन के बारे में बताना है। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। थर्मल रेडिएशंस ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे फॉलो इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ अभी तक कितने बार पढ़े हो? एक ही इनवर्स स्क्वायर लॉ केप्लर लॉ में एक बार ग्रेविटेशन और 9th 10th का बात नहीं, अभी तक तुमको इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ ग्रेविटेशन में पता है। जितना दूरी जाओगे उसके स्क्वायर पर एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्स लॉ थोड़ा 10th में पढ़े थे, अब 12th में पढ़ना है। इनवर्स स्क्वायर लॉ समझ लो ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे उसके स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी बढ़ाओगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कौन से रूल को फॉलो करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे कूलम्स लॉ। केपलर लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है। हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ था? न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ को गेस किया केपलर लॉ से। केपलर में कहीं पर इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, वो थोड़ी है इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ 2 ही बार आता है, मतलब ऊपर से, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ भी 12th में पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल लॉ 9th और 11th में पढ़कर आए हो। आर स्क्वायर पे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर फोर्स नहीं, इंटेंसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। और वेव्स जैसा ही है, इसको क्या क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट करके। उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ना है आपको, है ना। और जो इसका डेफिनेशन था, दे डू नॉट अफेक्ट हीट द इंटरवेनिंग मीडियम थ्रू विच दे पास। ये सब थर्मल रेडिएशंस के बारे में बातचीत है, ठीक है, लिख करके रखो। ओके, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़े, नहीं भी पढ़े तो मैं बार बार बता रहा हूँ, व्हाट वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट। इन सब टॉपिक के बारे में नहीं पढ़े हम लोग, तो एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रेडिएशन थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसी में जो चीज बीच बीच में आ रहा है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि उस पर किसी भी वेवलेंथ का लाइट पड़े वो उसको क्या कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए। वैसे बॉडी को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। नेचुरल सिनेरियो में देयर इज नो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कोई एग्जांपल नहीं, ठीक है। कोई ज्यादा है, कोई कम है, जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, कैसा भी लाइट ऑफ कैसा भी वेवलेंथ, उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा करे वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। बिल्कुल जो डेफिनेशन के हिसाब से लिखा होगा वैसा कोई ब्लैक बॉडी नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बस सेटअप करके रखो, फिर इस पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो रेडिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, सारा रेडिएशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट अभी ब्लैक बॉडी के ऊपर डिस्कशन करने वाले नहीं है हम लोग। ब्लैक होल किसको कहते हैं उसके ऊपर है ही नहीं, चैप्टर ही नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, उसका पोर्शन ही नहीं है। यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि हर बॉडी क्या है, हर बॉडी जो है वो ब्लैक बॉडी है। वो क्या करता है, हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद सबको ही क्या करना है, खास टेम्परेचर पर आ जाएंगे हम लोग, कोई भी बॉडी, और फिर वो क्या करेगा, अपने अगल बगल रेडिएशन इमिट करेगा। उस रेडिएशन को क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। इस चैप्टर में, ये जो आपका फिजिक्स में ये चैप्टर है, आपको वो जो हीट रेडिएट होगा, सिर्फ उसका फॉर्मूला कितना, क्यों, क्या, किस लिए, वो पढ़ना है। ये चैप्टर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन है, नहीं है, उस पर ग्रेविटेशन का कौन सा रूल फॉलो करता, नहीं करता, उसको करने वाला चैप्टर ही नहीं है। आपको एक झलक में लग रहा होगा कि शायद वो पढ़ने वाले थे, बट वो नहीं पढ़ने वाले। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि एक बल्ब है, उसको जला करके रखोगे तो थोड़ी देर के बाद वो क्या अटेन कर लेगा, एक खास टेम्परेचर, और वो फिर क्या करेगा, अपने अगल बगल इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कितना हीट एमिट करेगा, बस वो पढ़ना है। यहाँ पर ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक होल क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है। वो डिस्कशन कभी और के लिए होगा। वैसे वो कभी, मतलब 11th के सिलेबस के हिसाब से कभी नहीं है, बट इन बातों को समझना। वी आर नॉट इन दैट चैप्टर। हमारा चैप्टर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। ये तो किताब में छोटा सा एक पेज कंडक्शन, एक पेज कन्वेक्शन, एक पेज रेडिएशन, उतना ही पढ़ना है अभी।
तो उस पर डिस्कशन करेंगे अभी। बाकी ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कशन के बारे में इस चैप्टर में हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहां पर बात हो रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रेडिएशन, और ये लॉ कह रहा है कि कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो, कैसा भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, वो जैसे ही एक खास टेम्परेचर को अटेन कर लेगा, गर्म हो जाएगा 0 डिग्री से लेकर के कितने भी टेम्परेचर तक, तो वो क्या करेगा, अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डेफिनेशन लिखे, वो क्या करता है, वो हीट को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशंस। थर्मल रेडिएशन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, रेडिएशन कोई फिजिक्स का क्वांटिटी नहीं, उसको नाप नहीं सकते। क्या क्या लग रहा है, क्या नापेंगे, जो हीट निकल रहा है उसको नापेंगे, ऐसा लग रहा होगा दिमाग में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, तो लग रहा है एनर्जी का शायद फॉर्मूला लिखेंगे, बट थोड़ा पेच है, तुम लिखने वाले हो एनर्जी, बट ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सोच सोच के बताओ, कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, क्या निकालने वाले हैं, रेडिएशन। रेडिएशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं, रेडिएशन तो नहीं निकालेंगे, कुछ और निकालना है, कुछ और में लग रहा है कि हीट एनर्जी निकालेंगे, बट एनर्जी तुम निकाल रहे हो, बट तुम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट का शेप साइज अलग अलग है ना, सब अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है ना। कोई ज्यादा ब्लैक बॉडी है, कोई कम ब्लैक बॉडी है, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब करके ज्यादा बाद में एमिट कर रहा है, कोई कम पे कम एमिट कर दे रहा है। तो कुछ बातें फिक्स करनी होगी, सीधा हीट एनर्जी लिख देंगे, सीधा रेडिएशन लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पर स्टीफेंस लॉ काम करता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ रेडिएशन। ये लॉ कहता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, आगे वर्ड है देखो, इमिटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ यूनिट एरिया, तुम शेप कैसा भी रखो एरिया, उसका पर यूनिट एरिया पर बताना है, एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। इसको अगर हम लोग किसी चीज से डिनोट करें तो किससे डिनोट करें, मुश्किल है डिनोट करना, ई से कर दे रहे हैं, बट ई एनर्जी नहीं है। यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो सिर्फ एनर्जी लिख के बनाने जाओगे सारा आंसर गलत गलत आ जाएगा, ठीक है। ये स्टीफेंस लॉ के हिसाब से ये एनर्जी होता है, एनर्जी नहीं, एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो जिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है उसके पावर 4 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी लॉ को हम लोग स्टीफेंस लॉ कहते हैं, ठीक है। लिखो, लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो लिखा हुआ है एट फिक्स्ड टेम्परेचर, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। हो गया यहां तक है। प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं होगा, ठीक है। बराबर के लिए कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। जो लोग चैप्टर रेगुलर पढ़ रही है, किस चैप्टर में पढ़ रही थी, हीट नहीं था, चैप्टर का नाम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और प्रॉपर्टी मतलब कांस्टेंट आना था। बहुत कांस्टेंट से मुलाकात हुआ, तो ये भी कांस्टेंट, बट ये थोड़ा सा यूनिवर्सल कांस्टेंट वाला बात हो रहा है, ठीक है। ये फिक्स आएगा, दिस इज आवर स्टीफेंस कांस्टेंट। अलग अलग बुक में अलग अलग से डिनोट करते हैं, सिग्मा से कर दिए, सारे बुक में अलग अलग से किए हुए, इससे कोई मतलब नहीं। सिग्मा टी की पावर 4, दिस इज नोन एज आवर स्टीफेंस कांस्टेंट। इस लॉ को दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक बोल्ट्जमान, जिनका लॉ आप लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में पढ़े थे, उन्होंने ही डिराइव किया था। वो कभी बात के लिए रखेंगे, हमें उसका डेरिवेशन नहीं जानना आपको। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको याद नहीं करना है, जेईई के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, एडवांस के एग्जाम में, दैट विल बी मेंशन। हर कांस्टेंट वैल्यू घर से याद करके नहीं चलना है, वो भूल ही जाओ। बट दिस इज 5.67 into 10 की पावर -8। अब यूनिट लिखने की बारी आ गई बच्चों, यूनिट बताओ कितना होगा। ये अगर जूल होता एनर्जी तो जूल केल्विन पर पावर -4 हो जाता, बट नहीं हो पाएगा, ये जूल नहीं है ना। ये क्या क्या है अभी बताया जाता है। इस तरफ है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर तो ठीक है। तो ये कितना कितना हो गया, दिस इज, अच्छा ये समझ आ रहा है ना, मतलब बाएं तरफ हमारे पास जूल नहीं है, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मतलब गलत लिख दिया, सेकंड नीचे। अरे समझ, जूल पर सेकंड क्या होता है, पावर, पावर का यूनिट वॉट, तो इसका यूनिट हो गया वॉट, मीटर पे पावर -2, और ये टेम्परेचर का पावर -4, नीचे रह जाता ना, नीचे रह जाता, तो केल्विन पर पावर -4,
ये इसका हो जाता है यूनिट 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर पावर -4। ठीक है, लिखते चलेंगे और आगे। हाँ, डायमेंशन आप निकाल लें, डायमेंशन निकाल लो। तो यही डायमेंशनल एनालिसिस है। जब स्टार्टिंग में बात हो रहा था तो देख रहे डायमेंशन आसान लग रहा था, तुमको टॉपिक ही पता नहीं रहेगा तो डायमेंशन कहाँ से निकालो। स्टीफन्स कांस्टेंट तुमको मालूम ही नहीं है होता क्या, तो निकालोगे कैसे डायमेंशन? वैसे निकालो, चलो बता रहे तो डायमेंशन बताओ इसका। स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ। ऊपर ये सब सही था, इधर जूल था, इधर मीटर स्क्वायर सेकंड था। केल्विन का पावर 4 नीचे आ गया, यही ना? कितना हो गया इसका? ml2 नीचे m2 है ना, फिर m2 की L2 L2 ना, m2 क्या मास का थोड़ी है ये, मीटर स्क्वायर L का है, क्या पता L2। हाँ, केल्विन का पावर माइनस हो गया, कितना हो गया? m L तो कट गया, mt -2 टेम्परेचर पर T से T पर पावर -3 केल्विन पर पावर गलत है। ओ सॉरी, m L कट गया, नहीं T पर पावर -3 केल्विन पे पावर। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब आगे लिखते लिखते और भी चीज बताओगे। ये देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का पावर 4। अब इस चैप्टर को मैं बार बार बता रहा हूँ, हीट ट्रांसफर का ये चैप्टर नहीं था। ये जो चैप्टर है वो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। तो मैटर का प्रॉपर्टीज में कहाँ आएगा? ये तो कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर वो है, तो मैटर का प्रॉपर्टी किधर चला गया इसमें? हीट में तो तुमको पढ़ाया जा रहा है, बट एक्चुअली में बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहीं पर बात हो रहा था। अभी आपको एक डेफिनेशन लिखवाया था। परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक ऐसा ब्लैक बॉडी जो कि क्या करता है, वो जितना भी हीट का रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब करेगा। अगर पूरा अब्जॉर्ब किया तो एमिट भी पूरा कर देगा। तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। अच्छा हाँ, बात होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो सबको कर देगा, तुम हम तो नहीं करेंगे ना, यही तो मटेरियल है। तो मेरा तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी आने वाला है यहाँ पर। चैप्टर ऐसे हीट में पढ़ रहे, बट हीट में है ही नहीं एनसीईआरटी बुक में। ये आपका चैप्टर बल्क प्रॉपर्टी तो मैटर में ही दिया हुआ है। ये मैटर का प्रॉपर्टी में ही ये चैप्टर घुस जाएगा, है ना। तो मेरा तुम्हारा बल्ब का, पंखे का कुछ एक प्रॉपर्टी तो अलग आना चाहिए, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग एमिसिविटी कांस्टेंट कहते हैं। एमिसिविटी कांस्टेंट आ रहा है समझ? तो यही जो है उस चैप्टर के नाम। हीट तो पढ़ ही रहे हो, मैं मना तो कर नहीं रहा कि हीट नहीं पढ़ रहे, हीट तो पढ़ ही रहे, और चैप्टर का नाम बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का एक और प्रॉपर्टी, एक और कांस्टेंट हाथ में आ रहा है। स्टीफन्स कांस्टेंट नहीं है मैटर का प्रॉपर्टी, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये मेरे तुम्हारा अलग अलग थोड़ी होगा, बट ये जो ई जो अभी लिखेंगे एमिसिविटी कांस्टेंट, ये मेरा तुम्हारा सबका अलग अलग आएगा। मेरा तुम्हारा बल्ब का, सन का, स्टार का अलग अलग आएगा। ठीक है, और तो अगर ई एमिसिविटी कांस्टेंट है तो ये ई बराबर कितना हो जाएगा? दिस इज स्मॉल ई सिग्मा टी की पावर 4। और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई कितना हो जाएगा? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये ई का वैल्यू जो है वो 1 है। बाकी बॉडीज के लिए, सब बाकी ब्लैक बॉडीज के लिए इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा। और रही बात सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है। ई का वैल्यू 1 वाला ही। जो न्यूमेरिकल जो पढ़ेंगे मेंस एडवांस नीट का, जो भी अभी आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगा, उन सब में ई का वैल्यू सब में 1 ही होगा। नहीं तो मेंशन रहेगा, तुम निकाल के थोड़ी चले जाओगे घर से कि इतना होगा ई का वैल्यू। या तो ई की वैल्यू 1 वाला क्वेश्चन होगा, या फिर अगर ई की वैल्यू 1 वाला नहीं होगा तो मेंशन क्या हो रहेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को थोड़ा और मैनिपुलेट करके लिखे तो किस तरह से लिखेंगे? ऐसे एनर्जी लिखने के चक्कर में गलत हो जाता है। जेईई का एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाता है। तो एनर्जी को थोड़ा चेंज करते हैं। एनर्जी तो था भी नहीं है, नहीं ये क्या था? हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको हम लोग पावर लिख लेते हैं। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला को ऐसे न्यूमेरिकल में ऐसे बना हुआ है, ये पी पावर हो गया। तो उधर कौन बन गया? बताओ बताओ। बाएं तरफ ये नहीं था, बाएं तरफ था जूल। एनर्जी नहीं था, ये जूल पर यूनिट, जूल पर सेकंड इधर ही। मतलब मैं पावर के फॉर्म में लिखने वाला था, ये मीटर स्क्वायर झांक करके उधर चला जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्टीफन्स कांस्टेंट इनटू टी की पावर 4। और अगर इमिसिविटी कांस्टेंट दिया हुआ रहे तो वो लोगे, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में 1 है वैल्यू।
अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर ऐसे मैनेज करते हो तो ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। और ज्यादातर मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे वो पावर के फॉर्म में बनाएंगे। साल भर के क्लास का इतना समझ में आ गया होगा, इधर से कैसे बनाओगे, इधर तो झोल झमेला है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं है क्या है, कैलकुलेट क्या करोगे एग्जाम में। ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऐसे कोई क्वेश्चन थोड़ी बनता। तुमसे तो पावर पूछा जाएगा, तुमसे तो एनर्जी पूछा जाएगा, तुमसे तो टाइम पूछा जाएगा, है ना। तो इस फॉर्म में लिख करके हम लोग मैनिपुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे। है नहीं है ये स्टीफेंस लॉ ये है, बट इसको हम लोग मैनिपुलेशन इस तरह से लिख करके करते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन करवाता हूँ फर्दर में। तो टॉप ग्राफ में से एक ग्राफ अभी पढ़ेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जो लोग ऑफलाइन मोड पर क्लास में हैं उन लोग समझना, जो लोग ऑनलाइन मोड पर भी है क्लास में समझना। देयर आर फ्यू ग्राफ्स जो कि आपको घर से याद करके जाना है मेंस नीट के एग्जाम में। क्वेश्चन डिपेंडेंट ग्राफ नहीं कि क्वेश्चन में बोला तो ऐसा ग्राफ बन गया, वैसा नहीं। कुछ डायरेक्ट ग्राफ्स आपको घर से याद करके चल रहा है एग्जामिनेशन में, सारे तरह के एग्जामिनेशन में। उसी में से ये ग्राफ भी आपको पढ़ना है। ये वाला जो ग्राफ है वो 1899 में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंटली बनाने का ट्राई किया गया फेरी के द्वारा। उससे उतना भी दिक्कत नहीं है, आप लोग उतने पर ध्यान मत देना, बट ठीक है। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाया गया, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करता है अभी आप लोग बताए थे। पहले तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, बट एनर्जी अब्सॉर्प्शन पे चैप्टर का नाम नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट ट्रांसफर। तो जैसे एमिट की, पहले वो एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या किया, वो एमिट करना शुरू करेगा। एमिट करना शुरू करेगा तो क्या एमिट करेगा, हीट। किस फॉर्म में, थर्मल रेडिएशन। अभी आप लोग थ्योरी लिखे, थर्मल रेडिएशन किस फॉर्म में होता है, वेव्स के फॉर्म में। वेव्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। और ब्लैक बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करता है आप लोग पता है, वो एनर्जी को एमिट कर, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया, एक ब्लैक बॉडी बनाया गया एक्सपेरिमेंटली। अभी आपको बताएगा परफेक्टली ब्लैक बॉडी कुछ नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी लिया गया 1899 में। ल्यूमर और प्रिंसेम ने ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया जिसमें कि वाई एक्सिस में है हमारा, अभी आप लोग थोड़ी देर पहले ई क्या लिखे थे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये एट अ वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये वाला ग्राफ बनाना है। तो ये क्या है, ये जो ई है, जो अभी आप ई लिखे वही वाला है, बट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो वाई एक्सिस में ई लैम्डा से लिखे, मतलब ई वही है जो थोड़े पहले लिखे हो, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये है। और इस तरह वेवलेंथ को रखे, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ है, और यहाँ पर टेम्परेचर रखे, अलग अलग टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर देख रहे हैं कि ब्लैक बॉडी क्या कर रहा है, अपने में से हीट जो है वो रेडिएट कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, टेम्परेचर मेंशन करो, जो एनसीईआरटी बुक में डेटा है वही लिखेंगे, बिल्कुल मेंशन ऐसे नहीं तो बुक ले ली तुम लोग। टेम्परेचर मेंशन करो 723 केल्विन, हीरो हो क्या तुम, 723 केल्विन, 998 केल्विन, 1109.5 केल्विन, 1449 केल्विन, 1645 केल्विन। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, इसको अभी यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, ये ग्राफ खुद से एक्सप्लेन करो तो, जैसे ग्राफ देख करके मान लो एक्सप्लेन करना पड़ा, तो ये ग्राफ से क्या समझ, किसका ग्राफ है समझ में आ रहा है कि किसका ग्राफ है। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिया गया, अलग अलग टेम्परेचर पर देखा गया कि वो क्या करने वाला है, वो अपने में से एनर्जी रेडिएट करने वाला है, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव का हमें वेवलेंथ के बारे में मालूम है ना। तो बाएं तरफ मतलब एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग वेवलेंथ देख रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ देख रहे हैं कि वो कितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पर देख रहे हैं। तो ये वेव ऐसा बन रहा है, इस तरह से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, वेव नहीं, एनर्जी का ग्राफ इस तरह से बन रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा। तो इस ग्राफ को देख करके क्या समझ में आ रहा है, पहले अब्सॉर्ब कर रहा है, नहीं ये पूरा ग्राफ सिर्फ रेडिएशन का है, एब्जॉर्प्शन का है नहीं। ये पूरा ग्राफ जो है वो एनर्जी रेडिएशन का ही, एब्जॉर्प्शन से मेरे को अब कोई लेना देना नहीं है। अब एब्जॉर्ब किया, गर्म हो गया, अब एनर्जी रेडिएट करने से उसका ग्राफ बना है, क्या एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया, उससे अभी इस ग्राफ को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख करके क्या पता चल रहा है, ये वाले ग्राफ के केवल देखो, ये ग्राफ 1 केवल
अब देख रहे हो क्या दिख रहा है, अलग अलग वेवलेंथ, यहाँ पर वेवलेंथ अलग है, 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 यहाँ पर वेवलेंथ अलग है। एक खास वेवलेंथ पर ये मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन कर रहा है, देख रहे हो, इसी को हम लोग ई लैम्डा मैक्स लिखे। तो चलिए बात समझ में, उस वेवलेंथ से कम में भी जो एनर्जी रेडिएशन है वो कम है, और उस वेवलेंथ से ज्यादा पर भी जो एनर्जी रेडिएशन हो रहा है वो कम है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, हम आप मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल ब्लैक बॉडी बनाया गया, और ल्यूमर और प्रिंसेप ने ये ग्राफ एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया, जिसमें कि देखा गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब मेंटेन करें, जैसे मेरा पहला वाला ग्राफ जो है वो 723 केल्विन, इस टेम्परेचर पर एक ब्लैक बॉडी को मेंटेन किया गया है, वो हीट एब्जॉर्ब कर गया होगा, अच्छी बात है, मेरे को उससे मतलब ही नहीं, इस ग्राफ में उससे मतलब नहीं है। अब वो क्या करना शुरू किया, वो हीट रेडिएट करना शुरू किया, और वो रेडिएट कर रहा है तो खास वेवलेंथ पर, तो एक खास वेवलेंथ पर वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसका वैल्यू देख रहे हो क्या है, मैक्सिमम है। और उस खास वेवलेंथ पर जब वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, उस खास वेवलेंथ पर, तो उससे ज्यादा वेवलेंथ भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उन सब पर जो एनर्जी रेडिएशन है वो कम है। मतलब एक खास वेवलेंथ का या फिर एक खास वेवलेंथ पर जो एनर्जी रेडिएशन हो रहा है उस ब्लैक बॉडी के द्वारा वो मैक्सिमम है एट अ फिक्स टेम्परेचर पर। तो दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे देखो, वही प्लॉट यहां पर भी हुआ, वही चीज बन रहा है, इसमें भी वही पैटर्न है, अरे समझ। बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इसके ऊपर बढ़ा, इसका मतलब इसके अंदर का अगर एरिया निकालते एरिया, तो पहले वाले से ज्यादा आता कि कम आता? इसका मतलब है कि उस खास वेवलेंथ पर अगर एनर्जी, मतलब इसके एरिया निकालेंगे, तो जो एनर्जी का वैल्यू आएगा, कितना एनर्जी एमिट किया, ये एनर्जी नहीं था, ये तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ था। एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे, एरिया ज्यादा का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर एरिया ज्यादा का मतलब होगा कि वो ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है। बात समझ आ रहा है? तो बाकी तो जो कर्व 1 में बन रहा था वही कर्व 2 पे बन रहा है। इस पे भी देख रहे हो, एक खास वेवलेंथ है जिसपे कि एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू इसका क्या है, मैक्सिमम। आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? और बाकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये कर्व इससे बड़ा बना, कर्व बड़ा बना, मतलब इसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा। यही तो स्टीफन्स लॉ लिखे थे थोड़ी देर पहले। स्टीफन्स लॉ यही कहता है, एनर्जी जो है एमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4 पर है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी एमिशन उस ब्लैक बॉडी के द्वारा ज्यादा ही होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? और इस ग्राफ को और आगे देखते हैं तो इसमें क्या पता चला, हाँ वही चीज फॉलो हो रहा है, बट एक यहाँ पर भी एक खास वेवलेंथ आ रहा है जिसपे एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू ज्यादा है। फिर यहाँ पर देख रहे हो, सबको समझ में आ रही बात? इससे क्या क्या पता चला, इस कर्व से, इस कर्व से मालूम चला कि भैया कैसा भी ब्लैक बॉडी हो वो एनर्जी एमिट करेगा एक खास टेम्परेचर पर, और एनर्जी एमिट करेगा तो अलग अलग वेव का वेवलेंथ पर एनर्जी एमिट करेगा। एक खास वेवलेंथ पर उसके द्वारा एमिट किया जाने वाला जो एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरा चीज पता चला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ब्लैक बॉडी अपने में से जितना एनर्जी एमिट करेगा वो ज्यादा करेगा। और तीसरा चीज जिस पर कि सारा न्यूमेरिकल्स बेस्ड है इस चैप्टर का, मेंस का, नीट का, वो इस ग्राफ में दिख रहा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तैसे तैसे वो एनर्जी बढ़ रहा है, वो तो हमें पहले से मालूम है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एनर्जी ज्यादा होगा, टोटल एनर्जी, वो तो हम अभी स्टीफन्स लॉ पे पहले ही पढ़ कर आए हैं। वेवलेंथ कम नहीं, ऐसा वेवलेंथ जिस पर एनर्जी अपने पीक पर होता है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तैसे तैसे उसका वैल्यू कम हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है, तो मालूम भी था और स्टीफन्स लॉ से मालूम ही चल रहा था। अब इस ग्राफ से ये पता चल रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये जो पीक आ रहा है मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू, वो जिस वेवलेंथ पर आ रहा है उसका वैल्यू जो है वो कम हो जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बट वो पीक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ का जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगा वो कम होते जा रहा है। कुछ आ रही है बात समझ में कि बाउंस कर रहा है? इस लॉ को ही हम लोग व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, और व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स लॉ, ये दोनों लॉ को मिला करके रेडिएशन का क्वेश्चन मेंस नीट का बनेगा। बाकी टॉपिक कौन ब्लैक बॉडी है, कौन ब्लैक होल है, उससे हमें इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है। व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अभी लिखवा रहा हूं, ये ग्राफ और स्टीफन्स लॉ की मदद से हम लोग इस चैप्टर का कोई भी मेंस एडवांस नीट का क्वेश्चन जो है वो बना देंगे। ठीक है, पहले ये ग्राफ बनाओ, पॉज करो। तो व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये आया है बहुत लोगों के स्कूल एग्जामिनेशन में,
है ना। बाकी आपके स्कूल एग्जाम से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इस कर्व को अगर देखेंगे तो इसमें यही पता चला, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एरिया अंडर दिस कर्व बढ़ रहा है, जो कि स्टीफन्स लॉ कहता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और ये जो वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी का वैल्यू पीक आ रहा है, वो टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू घट रहा है, इस लॉ को हम लोग व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस कर्व के अंदर का एरिया बढ़ रहा है, वो स्टीफन्स लॉ है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा एम का वैल्यू, जिस पीक इंटेंसिटी पर जो लैम्डा एम है उसका वैल्यू घट रहा है, ये हमारा व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफन्स लॉ और व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मिला करके क्वेश्चन बनाने का तैयारी करेंगे अभी हम लोग। From the study of energy distribution of black body radiation, it is given that wavelength corresponding to maximum intensity of emission of heat radiation decreases with increase in temperature of black body. This law is known as Wheel's displacement law. Note करो और तो 2 स्टार है, 2 स्टार A and B, ये लिख रहा है, ये क्या करता है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रेडियस ऑफ ए जो है वो 400 टाइम्स है दैट ऑफ बी के, और ए जो है वो एमिट करता है 10 की पावर 4 टाइम्स द पावर वर्ड। ये पावर वर्ड लिखा हुआ तो अपने आप को एनालाइज कर लेना, पावर एमिटेड फ्रॉम बी। अब रेशियो निकालना है लैम्डा ए बाय लैम्डा बी का, वेवलेंथ का नहीं, ऐसा वेवलेंथ ऑफ देयर वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स। अभी ग्राफ बनाए थे अभी, और लॉ भी लिखे हो, स्टीफन्स लॉ और वेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो वेवलेंथ का रेशियो जिस पर कि वो स्टार ए और स्टार बी मैक्सिमम एनर्जी एमिट करता हो, उसका वेवलेंथ का रेशियो निकालना कितना होगा। ठीक है, हो पाएगा कुछ? कैसे कैसे होगा कुछ बताओ। पावर का फॉर्मूला भी पढ़े थे हम लोग। पावर का फॉर्मूला मैनिपुलेट करके क्या लिखे थे हम लोग? एरिया था, ई छोड़ो, मतलब इमिसिविटी कांस्टेंट को सेम है, सिग्मा ई की पावर 4 ए था। ओके, तो पी ए बाई पी बी पे चलते हैं पहले। पी ए बाई पी बी, एरिया ए का लेंगे, ए स्टार का, सिग्मा टेम्परेचर जिस पर कि ए मेंटेन्ड है उसका लेंगे। आ रहा है समझ में? एरिया बी का सिग्मा ई बी की पावर, सिग्मा तो फिलहाल कट जाएगा क्योंकि ये था हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट, ये तो गया है ना। अब ये दोनों दिया हुआ था कुछ ना कुछ। पावर ए जो है वो 400 नहीं, उसका 10 की पावर 4 टाइम्स, मतलब पी ए जो है वो 10 की पावर 4 टाइम्स ऑफ पी बी है, और नीचे वाला पी बी बना हुआ है। अब यहाँ पर एरिया का हिसाब किताब लगाएंगे, है ना। एरिया 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 का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? सरफेस एरिया लेंगे, स्क्वायर होगा, स्फेरिकल टाइप का लेना पड़ेगा, वही बात हो रही, जो कि क्या लोगे फिर 4 पाई आर। ये समझना, इसमें बहस करके फायदा नहीं हो पाएगा। 4 पाई आर ए का स्क्वायर, 4 पाई आर बी का स्क्वायर इंटू पी बी की पावर, बराबर समझ। ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट जाता है। आगे अभी 10 की पावर 4, आगे इसमें भी कुछ कुछ दिया हुआ था। रेडियस ऑफ ए जो है वो 400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बी दिया हुआ था, मतलब ये 400 टाइम्स ऑफ आर बी नीचे बना हुआ है इंटू पी ए की पावर 4 बाई पी बी की पावर। आ रहा सबको समझ? आप थोड़ी सी ब्रैकेट खोलेंगे, 10 की पावर 4, ये कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 10 की पावर 4 ही हो जाएगा। आरबी का स्क्वायर, आरबी का स्क्वायर कट जाएगा, पी ए बाई पी बी पावर 4। बोला समझ में? ये भी कट जाएगा, उधर गया 1/16 पी ए बाई पी बी पावर 4, ये 1/2 है, 1/2 की पावर 4 बराबर पी ए बाई पी बी पावर 4, 4 कट गया, इसका मतलब पी ए बाई पी बी बराबर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन ये हो गया। अभी तक कौन सा लो लगाए हो? अभी तक अनन्या नींद आ गया क्या? अभी तक कौन सा लो लगा के बनाया? अब किसका जरूरत पड़ने वाला है? कैसे पता चला? टेम्परेचर पर गेम है, आंसर वेवलेंथ पर बताना है। अब इसमें शामिल हो रहा है गेम में अब व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहता है?
वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये कहता था लैम्डा इंटू टी बराबर बी हो जाता है ना। तो टी के जगह पर क्या हो जाएगा, टी के जगह पर बी बाई लैम्डा किसका, ए वाले का, बाई बी बाई लैम्डा बी वाले का, 1 बाई दोबारा समझ में, बी कट गया और हाँ लैम्डा बी बाई लैम्डा है, वही तो लैम्डा बी बाई लैम्डा ए बराबर 1/2 आ रहा है, ये नहीं निकाला था, लैम्डा ए बाई लैम्डा बी निकाला था, ये हो गया 2 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, आईटी 2000 डेट लिख देता हूँ कौन सा, आईटी 2015 एडवांस 2015। समझ में आएगी, बाउंस कर गया। इतना समझ लो कि जो क्वेश्चन इससे आने वाला है मेंस एडवांस नीट पर, वो एक लॉ का शायद है, वो दोनों का मिला करके ही रहता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन अभी मैं पढ़ूंगा उससे मिला लेना एक बार। तो ये क्वेश्चन देखो, पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज पी है, क्या आ रहा है ए, देखते हैं, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ देयर आर लैम्डा नॉट। ओके, if the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 lambda naught by 4 है, अब जो पावर रेडिएटेड है वो np बन जा रहा है। इस डेटा से n का वैल्यू निकालना है। और पिछले क्वेश्चन से एक बात आप लोग समझे होंगे और मैं फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आता है आपके मेंस में, नीट में, एडवांस के एग्जाम में, तो अकेला एक लॉ से नहीं आता, दोनों मिला जुला करके ही रहता है। इसमें भी लग रहा है टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों ही आ रहा है गेम में, पावर, तो दोनों को ही लगा के बनाएंगे। तो पहले स्टीफन्स लॉ लगा लेते हैं। स्टीफन्स लॉ सीधा कहता है पावर क्या था, ए सिग्मा, पिछले वाला जो क्वेश्चन बना था उसमें एरिया का काम था, इसमें तो एरिया का भी काम नहीं है, तो एरिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा पावर का ही बात करते हैं। तो पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के पावर 4 पर, इस क्वेश्चन पर। वैसे एरिया, ई, सिग्मा सबको रखना रहता है क्या, तो इसमें शुरुआत में पी ही दे रहा था, तो ऐसे P1 बाई P2 अगर करते तो वो T1 बाई 4 बाई T2 बाई 4 के बराबर आ जाता ना। ये P1 का नाम कुछ दिया हुआ था, P1 का नाम P दिया हुआ था, और बाद वाला जो हुआ वो NP बना, और ये बन गया T1 बाई T2 का पावर 4 है ना बॉस, 1 बाई n बराबर हो गया T1 बाई T2 पावर 4। स्टीफन्स लॉ से जितना करना था कर चुके, अब ये स्टीफन से बनेगा नहीं, आगे अब जरूरत पड़ेगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या कह रहा था, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी था, यही था ना। तो बताओ फिर ऐसे कैसे मैनेज होगा, 1 बाई n इज इक्वल टू, तो T1 बाई T2 के जगह पर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का पावर 4। अरे ये आ रहा है कि मैं ही बना रहा हूँ, आ रहा है ना, अभी तो किए सारा, बी यू लिख के करना है, पूरा लिखते करना, तो लिख के करना, तो सीधा ही हो जा रहा है ये। अब इसका कुछ हिसाब दिया हुआ था, बाद वाला वेवलेंथ कुछ दिया हुआ था, लैम्डा 2 का वैल्यू जो है वो दिया तो 3 बाई 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट, और पहले वाले का नाम शायद लैम्डा नॉट भी दिया हुआ था, पावर 4, दिस इज 1 बाई n, 3 का पावर 4 होता है 81, 4 का पावर 4 होता है 256, n पूछ रहा था, तो n इज 2.6 बाई 81, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा नीट 18 का क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन मेंस में, नीट में, एडवांस में पूछा जाएगा। मेंस एडवांस में गेस करना मुश्किल है, नीट वालों को मेरा पर्सनल एडवाइस, आप लोग लगातार सारा प्रीवियस ईयर खोजिए, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 सब में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जरूर कर लेना। और मेंस एडवांस में कुछ है, नीट में लगातार 8-9 साल में 8 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, रेड कर हो गया।